स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होती है? सपोज करो आपने लीनियर इनर्शिया का नाम सुना होगा। लीनियर इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी इज अनेबल टू चेंज इन इटसेल्फ विद स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये किस में पढ़ा आपने? लीनियर इनर्शिया में। रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है? रोटेशनल इनर्शिया is a property of a body by virtue of which if a body is at rest it will not start rotating on itself and if a body is rotating it will not stop by itself. So अपने आप वो मूव नहीं करती, अपने आप वो रेस्ट पे नहीं आती। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया को, अब नॉर्मल लीनियर इनर्शिया को कौन सी क्वांटिटी कॉरस्पॉन्ड करती है? मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका लीनियर इनर्शिया ज्यादा होता है। रोटेशनल इनर्शिया को कौन कॉरस्पॉन्ड करता है? उस टर्म का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉरस्पॉन्ड्स टू रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? वही बोला पहले स्टार्टिंग में, देखो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी एट रेस्ट विल नॉट स्टार्ट रोटेटिंग ऑन इटसेल्फ एंड द रोटेटिंग बॉडी विल नॉट स्टॉप ऑन इटसेल्फ until unless some external torque is applied. The quantity which corresponds to rotational inertia is called that is which is a measure of rotational inertia, उसको हम क्या नाम देते हैं? moment of inertia. कैसे दिखता है, वैल्यू क्या होती है, उसकी बात करते हैं। प्लीज सामने ध्यान दीजिएगा, टाइम मिलेगा आपको लिखने का। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस रोटेशनल इनर्शिया का वैल्यू क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। सपोज करो आपके पास, कंसिडर a body having n number of masses, number of particles, having masses m1 m2 up to mn, rotating with angular speed ओमेगा। मैंने एक बॉडी कंसिडर की जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कोई भी एक बॉडी है, हाइपोथेटिकल बॉडी है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इसमें n नंबर ऑफ मासेस हैं, इसमें n नंबर ऑफ मासेस हैं। एक है m1, एक है m2, एक है m3, एक है mn। m1 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 पे है, m2 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 पे है, m3 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 पे है, mn परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn पे है। अलग अलग पार्टिकल्स हैं, वो अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं। अब कोई भी बॉडी अगर रिजिड बॉडी है, वो रोटेट करती है, तो उसमें डिफरेंट जो पार्टिकल्स होंगे सबकी एंगुलर स्पीड सेम होती है बट लीनियर स्पीड सबकी डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? कंसिडर करो, मेरे को कंसिडर करो, मैं एक रिजिड बॉडी हूं, यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मेरे दो पॉइंट्स को कंसिडर करो। एक पॉइंट हो गया लेट्स सपोज ये पॉइंट, एक पॉइंट हो गया ये 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अगर मैं रोटेट करता हूं, सपोज मैं 3 सेकंड के अंदर पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व कर गया, तो ये पॉइंट 3 सेकंड्स में 360 रिवॉल्व हुआ, ये पॉइंट भी 360 रिवॉल्व हुआ, तो सबका एंगल अपॉन टाइम सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो एंगल अपॉन टाइम सेम हुआ, मतलब दोनों पार्टिकल्स की या कोई भी पार्टिकल मेरे पूरी बॉडी में होगा, सबकी एंगुलर स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है। बट इसका 2πr छोटा है, इसका 2πr बड़ा है, तो यानी इसकी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि सेम टाइम में इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि सेम टाइम में इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सब जितने भी पार्टिकल्स हैं मेरी बॉडी में, सबका ओमेगा सेम रहेगा बट सबका लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी। सो व्हेन बॉडी रोटेट्स, व्हेन बॉडी रोटेट्स, then each constituent of the body will have same angular speed but
डिफरेंट लीनियर स्पीड्स। सबकी एंगुलर स्पीड सेम होगी बट सबकी लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी। ये बात सबको क्लियर है बेटा? एंगुलर स्पीड सबकी सेम होगी जब बॉडी रोटेट करेगी। एंगुलर स्पीड ओमेगा सबका सेम होगा बट v सबका डिफरेंट होगा। v क्यों डिफरेंट होगा? अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। जो लीनियर स्पीड्स हैं उनका रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशन ऑफ लीनियर स्पीड of a particle depends on distance from the axis of rotation। जो हर पार्टिकल की लीनियर स्पीड होगी वो इस पे डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। कैसे? कौन सा रिलेशन होता है? रिलेशन कौन सा होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जिसका r जितना ज्यादा होगा v उतना ज्यादा होगा। ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट है। देयरफॉर स्पीड्स ऑफ ईच पार्टिकल इज गिवन बाय, हर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? v1 होगा r1 ओमेगा, v2 होगा r2 ओमेगा, v3 होगा r3 ओमेगा एंड सो ऑन। और nth पार्टिकल की स्पीड होगी rn ओमेगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? हर पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वो कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर अप टू हाफ mn vn स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? सब में v को r ओमेगा सब्सटीट्यूट करो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर अप टू हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? सो सबको कॉमन लो पहले, हाफ कॉमन, बचा क्या? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसको पहले चलो इसको फॉर्म में लिख लेता हूं जो आप बोल रहे हो। ये m1 r1 स्क्वायर अप टू m2 r2 स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में आपको याद है कंपैरिजन जब मैंने बताए थे लीनियर और रोटेशन में, तो आपको क्या बताया था? लीनियर मोशन में जो चीज होती है कोरस्पॉन्डिंग रोटेशन मोशन में भी लेते हो। तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी है तो कोरस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में क्या बन जाती है? एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में मास है तो यहां पे क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रोटेशनल इनर्शिया में, इन रोटेशनल मोशन kinetic energy is given by half I omega square। therefore moment of inertia क्या हो गया? हाफ समथिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? समेशन mi ri स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना हुआ? समेशन mi ri स्क्वायर। मतलब अगर समेशन खोल के लिखता हूं तो ये क्या बनेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक बात? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब इसके कुछ पॉइंटर्स जो काम आएंगे बहुत। सबसे पहला पॉइंट, इसके जो SI यूनिट है, SI यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। यस और नो? मास का क्या हुआ? kg, लेंथ का क्या हुआ? मीटर, kg मीटर स्क्वायर।
ये क्या हुआ, SI यूनिट। ठीक, इसके अलावा आप इसमें एक चीज और नोटिस करो, जो बहुत ही काम का पॉइंट है, वो ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी not only depends on configuration of body but also depends on choice of unit, choice of axis of rotation। इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप रोटेशन एक्सिस कौन सी ले रहे हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? छोटी सी बात है, ध्यान देना। सपोज करो मैंने बोला कि मैं अपनी बात करता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने बोला मैं यहां खड़ा हूं, ये सेंट्रल एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। मैं रोटेट करता हूं तो M1 R1 ये सब हो गए, R1 R2 R3 अलग अलग पार्टिकल्स के। अब सपोज करो इसी मैं अपनी ही बॉडी में एक्सिस यहां पे कंसिडर कर लेता हूं, मैं ऐसे रोटेट होता हूं। पहले मैं सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था, अब मैं ये एक्सिस के अबाउट हो रहा हूं। अब देखो आर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? मासेस वही रहे बट डिस्टेंसेस बदल गए। डिस्टेंसेस बदल गए तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे भी डिपेंड करता है कि मासेस कौन से, इस पे भी डिपेंड करता है कि एक्सेस कहां ली है, इस पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्या लिखवाया? डिपेंड्स ऑन, दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट आ गई। एक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है। ठीक है, क्योंकि M पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में R पे डिपेंडेंस है, R पे भी डिपेंडेंस है। समझ में आई बात? ऑनलाइन सबको बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. So apart from masses, apart from configuration of the body, moment of inertia will also depend upon the choice of axis। एक्सिस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं इसका। जैसे सपोज करो ये एक डिस्क है, इस डिस्क में मैं एक्सिस इसको कंसिडर करता हूं, ये एक्सिस कंसिडर की, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब इसी डिस्क में एक्सिस को बदल के मैंने ये कर दिया तो डिस्टेंसेस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। मान लिया यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो I2 जो होगा वो I1 से ज्यादा होगा। बिकॉज, क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज masses are at large distances in second case। masses का डिस्टेंस बढ़ गया फ्रॉम द एक्सिस, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसी एक्सिस को सपोज करो मैं ऐसे कर देता हूं, यही बॉडी है और एक्सिस मैंने यहां ले ली, I3 इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया माना, तो अब ऑब्वियसली I3 सबसे बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंसेस और बढ़ गए। तो जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं यूं घूम रहा हूं, ये वाला। अब सपोज करो यहां पोल है, मैंने पोल को पकड़ के घूम रहा हूं, तो डिस्टेंसेस और बढ़ गए ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, यहां तक प्लीज तमीज से लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक एक एक वर्ड ध्यान से लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको न्यूमेरिकली अप्लाई करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर। आगे ध्यान दीजिए, ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कह रहे हैं 4 masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at 4 corners of a square of side 2 meter as shown। ये ABCD है, ध्यान देना। 2 मीटर की साइड है, आपको ये दिया हुआ है, यहां थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं, ABCD। मासेस हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ये 4 मासेस हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहला पार्ट एक्सिस AB, तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं,
एक्सिस ए बी। एक्सिस ए बी का मतलब क्या हुआ? एक्सिस ए बी का मतलब हुआ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। इसको थोड़ा बड़ा करके बना दो। अब इस एक्सिस के अबाउट मैंने क्या बोला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हो? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, मास को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ए बी एक्सिस ले रहा हूं तो वो कितना होगा? 1 kg कितना डिस्टेंस दूर है एक्सिस से? 0। सो 1 इंटू 0 स्क्वायर। 2 kg कितना दूर है? 0। 3 kg कितना दूर है? 2 मीटर दूर है। 3 इंटू 2 स्क्वायर। 4 kg कितना दूर है? 2 मीटर दूर है। 4 इंटू 2 स्क्वायर। आंसर आ गया 4 × 12 और ये हो गया 16। 12 और 16 28। 28 kg मीटर स्क्वायर। पहला पार्ट क्लियर? सिंपल। ऑनलाइन किसी को दिक्कत? दूसरा सेकंड पार्ट में बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है एक्सिस एसी, सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, एक्सिस बदल दी। अब एक्सिस कौन सी ली है? एसी। एक्सिस ले ली एसी, ए से सी। सेकंड पार्ट एसी एक्सिस, मतलब ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, राइट? अब डिस्टेंसेस कितने हो गए? ध्यान दो। 1 kg एक्सिस पे, 3 kg एक्सिस पे, 2 kg का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये कितना हो गया? 2√2। 2√2 का हाफ, ये हो गया √2 मीटर। ये भी कितना हो गया? √2 मीटर। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ इस एक्सिस से? 1 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू √2 का स्क्वायर। मानते हो? वैल्यू डालो। ये 0 हो गया, ये हो गया 2 4 और ये आ गया 8 12। तो सेम ही सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो गया क्योंकि एक्सिस डिफरेंट हो गई, राइट? तीसरा देखो, तीसरे में आपको क्या बोला? थर्ड में आपको बोल रहा है, थर्ड में आपको बोल रहा है एक्सिस आपको लेनी है। थर्ड में आपको बोला एक्सिस आपको कंसीडर करनी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए। परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए। परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए का मतलब क्या हुआ? ये एक्सिस होगी, इस पॉइंट से पास करती हुई अंदर, अंदर जाती हुई। यस और नो? परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए मतलब इस बोर्ड की प्लेन से अंदर बाहर होती हुई। तो ये 1 kg वाला तो एक्सिस पे हो गया, 2 kg वाला 2 मीटर दूर हो गया, 4 kg वाला 2 मीटर दूर हो गया और 3 kg वाला कितना दूर हो गया? 2√2 मीटर। यस और नो? तो अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? 1 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर। मानते हो बेटा? ऑनलाइन सब क्लियर? कितना आएगा सॉल्व करके? 4 2 8, 8 और ये हो गया 8 24। ये 2√2 का स्क्वायर कितना हुआ? 8 8 3 24। ये कितना था? 8 8 और 24 कितना हुआ? 32 32 और ये कितना हुआ? 16 48 kg मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? सिंपल पॉइंट मासेस को कैसे करते हैं ये बात क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आ गए? तो एक ही सिस्टम है, अलग अलग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्क हो गया। और देखो एग्जांपल, अभी दिखा देता हूं बेटा, पहले ये लिख लो। ये समझ में आ गया? पहले बताओ। हाँ 2 मिनट आगे देखो। सपोज ये क्वेश्चन है, आपको बोला टू बॉडीज हैविंग masses 5 kg and 10 kg are placed 9 meters from each other। इंटरप्रिटेशन साथ साथ करते हैं। 2 बॉडीज हैं, एक है 5 kg,
दूसरी है 10 kg, दोनों के बीच में गैप है 9 मीटर्स का। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम पासिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, यहां मिसिंग हो गया, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब अब हमें पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। सो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, पहले वो निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास को मैंने यहां C मान लिया कहीं पे, ये डिस्टेंस मान लिया D, तो ये हो गया 9 माइनस D। इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन, तो क्या लगता है M1D1 इक्वल टू M2D2, तो 5 इंटू D इज 10 इंटू 9 माइनस D, तो 5D इज 90 माइनस 10D, तो 15D इक्वल टू 90। कितना आएगा 90 बाई 15, कितना आएगा ये, 5 से कटा 18 बाई 3, 6, 15 छक्के 90, ठीक है। तो D आ गया 6। मतलब सिचुएशन आपके पास कैसी बन गई, सिचुएशन आपके पास ऐसी हो गई कि ये 5 kg ऑब्जेक्ट है, ये 10 kg ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास ये रहा 6 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ये सिचुएशन आ गई। अब आपको एक्सिस देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। मतलब अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी हुई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, इसके अबाउट रोटेट करना है, यस और नो। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, 5 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आता है, समेशन MI/RI स्क्वायर M1R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर, 36 पंजे 180 प्लस 90, आंसर आया 270 kg मीटर स्क्वायर। ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा, आप सबको समझ में आ गया। और देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका क्या मतलब है, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, आप लिख लेना जितना मैंने समझाया। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले टाइप के क्वेश्चंस तो हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस, जिसमें डायरेक्ट करते हो। ये वाला क्या लॉजिक है, आपको बताया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर लीनियर मोशन होता है तो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, अगर रोटेशनल होता है तो क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान देना, मैं अपनी जगह पे खड़ा खड़ा सिर्फ गोल घूम रहा हूं, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं सपोज गोल घूमते घूमते आगे भी जा रहा हूं, तो मेरे पास दोनों काइनेटिक एनर्जीज होंगी, लीनियर भी होगी और रोटेशनल भी होगी। तब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। जैसे ये बॉडी है, आपने एक टॉप से एक बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन पे टॉप से छोड़ दिया, तो वो रोल करके नीचे गिर रही है। तो अगर तो वो स्लाइड करके नीचे गिरती, जैसे वो बॉक्स हमने क्वेश्चंस किए थे वर्क एनर्जी पावर में, तो क्या करते थे, टॉप पे पोटेंशियल, बॉटम पे काइनेटिक। पोटेंशियल टॉप पे कितनी हो जाती थी, mgh, और बॉटम पे काइनेटिक कितनी हो जाती थी, हाफ mv स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टॉप पे हो गई mgh, बॉटम पे हो गई हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोल करके नीचे आ रही है तो लीनियर मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है, दोनों टाइप के मोशन है, तो दोनों एडअप हो जाएंगी। तो क्या बोला, इफ अ बॉडी रोटेट्स ओनली, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इफ बॉडी रोटेट्स एंड मूव्स फॉरवर्ड, और गोल भी घूम रही है, आगे भी जा रही है, तो रोटेशनल और लीनियर दोनों टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, एग्जाम्पल देखो, आपको बोला अ स्फेरिकल बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h। एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट है h। एक बॉडी रोल डाउन करके नीचे आती है, रोल डाउन करके नीचे आती है, ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड विद विच इट रीचेस द बॉटम। कितनी स्पीड से नीचे आएगी। अगर तो ये रोलिंग ना होती, सिर्फ स्लाइडिंग होती, जैसे बॉक्स आपने रखा होता, तो टॉप पे mgh, बॉटम पे हाफ mv स्क्वायर, काम हो जाता। बट यहां पे रोलिंग भी है, सो आप करोगे क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, mgh। काइनेटिक में गेन कितना हुआ, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² लेना है। हर बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। स्फेरिकल बॉडी के लिए कुछ होगा, हॉलो स्फीयर के लिए कुछ होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए कुछ होगा, सिलेंडर के लिए कुछ होगा, सारे फॉर्मूलाज आएंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन में गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 2/5 mr² स्फीयर का। वैल्यू पुट करो, mgh हाफ mv² प्लस हाफ 2/5 mr² इंटू v²/r²। मैंने क्या किया, ओमेगा को v/r डाल दिया, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी थी ना। v = r ओमेगा होता है, ओमेगा को v/r डाल दिया। 2 से 2 कट गया, r² से r² कट गया, 1/2 mv² प्लस 1/5 mv² आया 7/10 mv² इज mgh। m से m कट गया, वेलोसिटी का आंसर आया √10/7 gh। ये आंसर आया। अब यही बॉडी कोई और होती, सिलेंडर होती या कुछ और होती, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता, आंसर बदल जाता। क्योंकि क्या ध्यान में आपको रखना है कि अगर बॉडी के पास सिर्फ लीनियर मोशन है, अगर बॉडी के पास सिर्फ लीनियर मोशन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अगर बॉडी के पास सिर्फ रोटेशनल मोशन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ i ओमेगा²। अगर दोनों है तो दोनों का सम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां तक क्लियर हुआ? ऑनलाइन सबको क्लियर हुआ? प्लीज यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। आपको बोला एनर्जी ऑफ 484 जूल्स इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में आता है, काफी बार पूछा गया है। आपको बोला एनर्जी ऑफ 484 जूल्स is spent in increasing the speed of flywheel from 60 rpm to 360 rpm। तो इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है 60 rpm, फाइनल ओमेगा दिया हुआ है 360 rpm। rpm को रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 इंटू 2π/60, ये आ गया 2π रेडियंस पर सेकंड। 360 को कन्वर्ट करो इंटू 2π/60, ये आ गया 12π रेडियंस पर सेकेंड। तो ओमेगा में चेंज हुआ, इतना वर्क हुआ, मतलब एक बॉडी गोल घूम रही है, आपने वर्क करके उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी के। सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। जो वर्क डन होगा, वर्क डन is change in kinetic energy। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन हो गया। मानते हो? आपको i निकालना है। सो वर्क डन है 484, हाफ कॉमन। 484 वैल्यू देख के कुछ समझ में आ रहा है? 22 का स्क्वायर होता है, पाई काटने में आसानी रहेगी। आई कॉमन, ओमेगा² मतलब 12π का स्क्वायर माइनस 2π का स्क्वायर, π² कॉमन ले लो, 12² माइनस 2² बच गया, a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b, π² मतलब 22/7 का स्क्वायर। ये हो गया 484। 22 22 484 कट गए, 7 2 14, आई कितना हुआ 7/10.7। सबसे बड़ी गलती बच्चे कैलकुलेशन में खो जाते हैं इसमें। 484 नजर आना चाहिए, 22 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? और देखिए, आपको बोला अ सॉलिड स्फीयर is rolling on frictionless plane surface about its axis of symmetry. Find the rotational energy
एक सॉलिड स्फीयर है, ये रोल करके आगे जा रहा है. सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. फाइंड द रोटेशनल एनर्जी. एंड वाली बात बाद में, पहले रोटेशन निकालते हैं. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है, गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर. सो हाफ 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा होता है v/r, तो v²/r². यह आ गया 1/5 mv स्क्वायर. ठीक है. आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल एनर्जी टू टोटल एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लीनियर हाफ mv स्क्वायर. वैल्यू डालो. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सॉल्व करके अभी निकाला था 1/5 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर. कितना आया? 7/10 mv स्क्वायर. इस स्टेप तक सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर बेटा इस स्टेप तक? यस सर. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? आप में से किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? नाउ आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालनी है रोटेशनल और टोटल की. रोटेशनल और टोटल की. तो रिक्वायर्ड चीज क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल कितनी है? 1/5 mv स्क्वायर. टोटल कितनी है? 7/10 mv स्क्वायर. आंसर आया 2:7. क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा? एक और देखते हैं. कह रहा है अ व्हील ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 0.4 मीटर इज रोलिंग ऑन अ रोड विदाउट स्लाइडिंग. एक व्हील है, वो रोल कर रही है रोड पे, स्लाइड नहीं कर रही, रोल करके जा रही है. इसका मास है 5 kg और रेडियस है 0.4 मीटर. एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियंस पर सेकेंड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील दिया हुआ है 0.65 kg मीटर स्क्वायर. What is the percentage of kinetic energy of rotation in the total? मतलब टोटल एनर्जी में कितनी परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी और कितनी परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी. तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100. यही मतलब हुआ परसेंटेज का. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. टोटल कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इंटू 100. ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर? ठीक. अब आपको मास दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, v नहीं दिया, हाफ हाफ कट जाएगा. आई ओमेगा स्क्वायर बाय आई ओमेगा स्क्वायर प्लस m इंटू वी को आर ओमेगा डाल दो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 100. ओमेगा स्क्वायर कट गया, आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू 100. वैल्यू डालो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया? 0.65 अपॉन 0.65 प्लस मास है 5, रेडियस 0.4 का स्क्वायर इंटू 100. सो 65 अपॉन 0.65, ये कितना हुआ? 0.16. 0.16 इंटू 5, 16 पंजे 80, 0.8. 0.8 प्लस 0.65 कितना हुआ? 1.45. यही हुआ ना? 0.65 अपॉन 1.45 इंटू 100 या 65 अपॉन 1.45. सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 44.8%. समझ में आ गया लॉजिक?
मुश्किल तो नहीं लगा? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? तो ये दो टाइप के आज हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं। एक मैंने आपको कराया है बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैसे निकालना है किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का क्या क्या इफेक्ट होता है। दोनों अच्छे से क्लियर हैं? इनको लिख लीजिए, यहाँ तक अच्छे से अगली क्लास में पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कॉन्सेप्ट्स करेंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस तो आएंगे ही अलग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।